हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके लिए ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। देखो भारत में या पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में आया, फिर धीरे धीरे वो दुनिया के सारे देशों में इसका असर दिखने लगा, फिर एक्ट आने लगे, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्टिव होने लगे। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इंडिया में भी ये एक्ट आया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस तरीके का होता है आपने पुराने फिल्मों में देखा होगा, पुराने फिल्मों को याद करिए तो आप देखेंगे कि उस समय क्या होता था, सारे मजदूर मिलकर के हड़ताल कर देते थे, वो बोनस बढ़ाने की मांग करते थे, वो कहते थे कि हमें इसमें पार्टिसिपेशन दिया जाए, हमारे लिए बेहतर सुविधाएं हों, हम लॉकआउट कर देंगे, हम बंद कर देंगे फैक्ट्री। ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन्हीं सबको सुलझाने की बात करता है। इतना ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गया था आज़ाद भारत से पहले भी और बाद में भी कि फैक्ट्री में काम रुकने लगा। तो इंडस्ट्री के ऑनर्स ने समझा, बार बार पुलिस बुलाओ, झगड़ा हो जाओ, मारपीट। आपने मारुति का सुना होगा, मारुति सुजुकी का जो ऑफिस था उसमें मैनेजर को लोगों ने हरियाणा में जला करके मार दिया। ये सब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का ही पार्ट है, समझिए इसको। अब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इतना बढ़ गया कि इसके लिए एक्ट हमें लाना पड़ा इसको सुलझाने के लिए। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं जिसमें मार दिया गया लोगों को, पूरे मजदूरों ने मिल करके। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक प्रोविजन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सीधे काम की चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इन्वेस्टिगेट करना कि वाकई में क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। क्या इन्वेस्टिगेट करोगे आप? प्रॉब्लम क्या है किसी भी इंडस्ट्री में और उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। और वो सॉल्यूशन ऐसे नहीं अपने मन से दे देंगे, वो लीगल सॉल्यूशन या लीजिबल सॉल्यूशन होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने मन से सोच के कुछ सॉल्यूशन बना, नहीं, उसका कुछ एक रेलेवेंट प्रोविजन के साथ होगा। रिलीफ इन केस ऑफ ले ऑफ, रिट्रेचमेंट एंड क्लोजर। आपको अगर हटाया जाएगा नौकरी से, उस मामले में रिलीफ, रिट्रेंचमेंट या क्लोजर होता है कुछ, तो उन सबके क्या क्या प्रोविजंस है ये देखने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस की कुछ बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का डिफिनेशन आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यहां बच्चों को लगता है क्या कि सिर्फ जो वर्कर है, ये हो गया फैक्ट्री और ये हो गया छोटे छोटे वर्कर, इनमें बीच में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं बात समझाता हूं। ये हो गया बड़ा सा फैक्ट्री, इसको मैं एफ लिख देता हूं, और ये हो गए वर्कर ढेर सारे, अलग अलग यूनियन के भी हो सकते हैं, सेम यूनियन के भी हो सकते हैं। इनके और इनके बीच में कंफ्लिक्ट तो हो ही सकता है। कभी कभी वर्कर्स के बीच में भी कंफ्लिक्ट होता है। ये कहता है फुटबॉल ग्राउंड बनना चाहिए, और ये कहता है नहीं, हमारे लिए क्रिकेट बोर्ड का ग्राउंड बनना चाहिए क्रिकेट खेलने का। ये कहेगा नहीं, हमें कैंटीन इस तरफ होना चाहिए, ये कहेगा नहीं इधर होना चाहिए। यहां भी कंफ्लिक्ट हो गया। तो डिफरेंट डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, और वर्कमैन एंड वर्कमैन, किसी के बीच में हो सकता है। एम्प्लॉयर में दो पार्टनर हैं। क्या है? दो पार्टनर हैं। इन दोनों पार्टनर के बीच में कोई लफड़ा हो गया, मान लो सपोज करो कि एक है ए पार्टनर बी, ये एम्प्लॉयर है दोनों, और इनके बीच में ही झगड़ा हो गया। वर्कमैन आपस में झगड़ पड़े, बहुत कारण हो सकता है, समझिए इस चीज को। तो अब आगे बढ़ते हैं। ले ऑफ, फेलियर, रिफ्यूजल या इनएबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू गिव एम्प्लॉयमेंट। अब ले ऑफ एक वर्ड आएगा आपके एग्जाम में। ले ऑफ का मतलब क्या होता है? देखो, ले ऑफ मतलब सीधा काम से हटाना, लेकिन क्यों? ये फेलियर कुछ मशीन हो गया, कुछ रिफ्यूजल हो रहा है, कुछ इनएबिलिटी आ रही है एम्प्लॉयर में कि भाई वो काम नहीं दे सकता आपको। क्यों हो सकता है ये? इसमें वो अपने मन से नहीं कर रहा है। कोई बड़ी मशीन थी जिसमें 150 लोग काम कर रहे थे, वो मशीन ही फेल हो गया, और मशीन बनेगा 6 महीने में। अगर उस 150 आदमी को हर महीने 1 करोड़ की सैलरी दी जा रही है, तो 6 महीने में तो 6 करोड़ का नुकसान हो जाएगा उसका। ठीक है, जैसे आप जाओगे जर्मनी वगैरह में, इतने बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं कि अगर उसका एक मशीन खराब हो जाए, मशीन, छोटा सा मशीन की बात कर रहे हैं हम, तो वो आपको बड़ी डिस्टर्ब कर देगा। तो मशीनरी ब्रेक डाउन हो गया, कोल की सप्लाई नहीं हुई, रॉ मटेरियल कम हो गया, पावर प्लांट खराब हो गया, मशीनरी ब्रेक डाउन, नेचुरल कैलामिटी। अब वहीं पे जैसे उत्तराखंड में आप देख रहे हो, भयानक बाढ़ आ जा रहा है, वहां पे जो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सब बह गए, खत्म हो गए। अब वहां कोई नौकरी देगा ही नहीं आपको। क्यों देगा? खत्म कहानी हो गया। वर्कमैन्स नेम मस्ट बी ऑन द, आपका मस्टर रोल में, यानी कि आप काम करने वाले लिस्ट में आप थे, है ना, और आपका नाम था, उसके बावजूद आपको ले ऑफ किया जा सकता है, तभी ले ऑफ माना जाएगा। अब मान लो आप मास्टर में थे ही नहीं और आपको हटाया गया, आप कह रहे हो, तो भाई वहां तो रूल ही है कि मास्टर लिस्ट में नाम होना चाहिए। लॉकआउट क्या होता है? लॉकआउट का मतलब होता है एम्प्लॉयर टेम्पररली क्लोज प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और रिफ्यूजेस टू एम्प्लॉय वर्कमैन। वर्कमैन को रिफ्यूज करता है कि हम आपको काम नहीं देंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा।
रिट्रेंचमेंट बात करते हैं, रिट्रेंचमेंट का मतलब होगा टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन बाय एम्प्लॉयर फॉर अ रीजन अदर देन पनिशमेंट। रिट्रेंचमेंट में जैसे मैं आपको बताता हूं, पनिशमेंट के अलावे अगर कोई, जैसे डिसिप्लिनरी एक्शन पनिशमेंट में आता है, ठीक है, अगर कम किया जाता है काम कर्मियों को, सपोज दैट वहाँ 20 लोग हैं लेकिन अब लग रहा है कि नहीं 15 लोगों में ही काम हो जाएगा, ठीक है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जाएगा, या इल हेल्थ का एक ऑप्शन दे दिया जाएगा। समझिए इस चीज को, रिट्रेंचमेंट में ये सारे रीजंस होंगे, ना कि पनिशमेंट होगा, ठीक है। सेटलमेंट की बात करेंगे हम, रिटन एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन ड्यूरिंग और आउटसाइड कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। सेटलमेंट कब होता है, आप देखोगे पहले भी जब हड़ताल होता था फिल्मों में, बेसिकली मैं फिल्मों में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के ज़माने में ये हड़ताल आप नहीं सुनते होगे, तो आप कहाँ से इसका रेफरेंस लोगे, आप चीज़ों को देख लोगे तो समझ जाओगे, रेफरेंस इसका मिलेगा ही नहीं। आज कोई कंपनी ऐसा नहीं चल रहा है क्योंकि चीज़ें पहले से ठीक हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं चल जाता है काम, ठीक है। तो सेटलमेंट होगा रिटन एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन ड्यूरिंग और आउटसाइड कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। स्ट्राइक, सीसेशन ऑफ वर्क बाय ग्रुप ऑफ पर्सन इन कंसर्टेड मैनर। अब मान लो वहां स्ट्राइक कर दिया लोगों ने, कौन करता है, ये वर्कमैन करता है। एक बार रतन टाटा अपने एक फैक्ट्री से निकल रहे थे, तो फैक्ट्री के गेट पे कुछ लोग पेमेंट बढ़ाने को लेकर के हड़ताल कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि हमारा पेमेंट बढ़ाया जाए, ये करो वो करो, नहीं होता है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद। तो रतन टाटा निकले उस गेट से, और गेट से निकलने के बाद वो पूछे इनसे कि भाई क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई आपको, तो वो लोग बोले कि सर हमारा पेमेंट बहुत कम है, हम लोग इसी को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो रतन टाटा ने कहा कि अरे ठीक है, मांग तो आपकी जेन्युइन है, चलो मैं भी आपके साथ हूँ। अब ये देख करके जो मजदूर थे वो बेचारे बहुत वो हो गए कि कितने सिंपैथाइजर लोग हैं, फिर उनका पेमेंट भी बढ़ा और ये सब चीज़ें हुई। वर्कमैन इंक्लूड्स अप्रेंटिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, मजिस्ट्रियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सुपरवाइजरी अर्निंग, जो 10,000 से ज़्यादा कमा रहे हो उनको वर्कमैन मान के चलेंगे, ठीक है। सो अच्छा, ये एक्सक्लूड्स हैं, यानी इन लोगों को निकाल करके करेंगे जिनका 10,000 से ज़्यादा सैलरी है। ये पुराना डेटा है, देखो वर्कमैन वाली जो ये 10,000 वाला है ना कहानी, ये पुराना है, ये अपग्रेड हो गया होगा, हमें लगता है ये बढ़ गया होगा 18,000 या 12,000 जो हो, लेकिन 10,000 तो अब नहीं होगा। इसको मैं देख करके आपको अपडेट कर दूंगा। मशीनरी फॉर सेटलमेंट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, या आप लोग भी गूगल पे इसको सर्च करो, थोड़ी सी बारीक चीज़ है, ठीक है ना। कई न्यूज़पेपर में आया नहीं था, पेमेंट ऑफ जो कोड है उसमें चेंज भी आने के बाद मशीनरी फॉर सेटलमेंट फॉर। अच्छा मान लो झगड़े हो जाते हैं, तो क्या मशीनरी है, किसी के बीच में झगड़ा हो सकता है, तो इसमें 100+ वर्कर्स होंगे, वर्क कमेटी बनाएंगे, इसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन दोनों लोग होंगे। वर्क कमेटी का मतलब होगा उसको सुलझाना। अच्छा मान लेते हैं कि किसी उसमें कंपनी में कुछ ऐसा, कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ, मजदूरों को पता चला कि नहीं भाई हमें तो बोनस मिलना चाहिए, कम से कम हमें 500 रुपया भी बोनस मिलना चाहिए सभी मजदूरों को, ठीक है ना। लेकिन वो लोग मैनेजमेंट जो है वो छुपा ले रही है, उस प्रॉफिट को दिखा नहीं रही है, बात समझिएगा इसको। तो लोग हड़ताल कर देंगे या स्ट्राइक कर देंगे। स्ट्राइक मतलब यहाँ देखो लिखा हुआ है, स्ट्राइक मतलब सीसेशन ऑफ वर्क, काम बंद करना। तो फिर वहाँ वर्क कमेटी बनेगा, अरे नहीं नहीं ऐसा क्या हो गया भाई, आओ आओ मिल के बात करते हैं। तो 100+ वर्कर्स आएंगे, जिसमें होंगे वो लोग इसके पार्टिसिपेशन करेंगे, और वर्कमैन और एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, वकील भी हो सकते हैं इसमें। कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट मेडिएट डिस्प्यूट। कंसिलिएशन ऑफिसर को समझिएगा, ये क्या करता है, कंसिलिएट यानी दोनों लोगों में समझौता कराएगा। ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होता है, मीडिएट करता है डिस्प्यूट्स को। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन समझिए क्या होगा, गवर्नमेंट सेक्शन 5 के तहत बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, ठीक है, के लिए बुलाती है, ठीक है। अच्छा आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस अगर बात करें तो वो इसमें आएगा कि नहीं, रिट्रेचमेंट में आएगा कि नहीं, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, VRS, सोच के बताइए।
ठीक है, सोच के बताइएगा, मैंने अभी ऊपर बताया आपको। ठीक है, अब अलग अलग चैप्टर्स आएंगे, आपको याद करना होगा, इसमें इसको रट्टा मारने वाला होगा। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन सेक्शन 5 में है, गवर्नमेंट बना सकती है इसको। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करेगी कि मामला क्या हुआ था, क्यों झगड़े हुए, सेक्शन 6 में है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मैं सिंपल सा एक लैंग्वेज में आपको लिख रहा हूँ। लेबर कोर्ट सेक्शन 7 में है। लेबर कोर्ट होते हैं, आपको नहीं मालूम है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है ना। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल सेक्शन ए में है। अब लेबर कोर्ट है तो ट्राइब्यूनल उसके बाद ही होगा, तो ये दोनों एक साथ याद करो। नेशनल ट्राइब्यूनल 7B में है। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन यानी समझौता अगर आप अपने से चाहते हो तो 10A में है। ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है, देखो समझौता कराने के लिए। ठीक है ना। प्रोसीजर्स एंड रिपोर्ट्स, कंसिलिएशन ऑफिसर रिपोर्ट। कंसिलिएशन जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वो 14 दिन के अंदर रिपोर्ट पब्लिश करती है। बोर्ड रिपोर्ट 2 महीने के अंदर में लाना है, सबके रिपोर्ट्स आते हैं। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट 6 मंथ में। ये 3 टाइम पीरियड याद रखिएगा। इसमें आपसे सवाल पूछ सकता है, द कंसिलिएशन ऑफिसर रिपोर्ट केम थ्रू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इन हाउ मेनी डेज। तो आप 2 मंथ 6 मंथ में गड़बड़ी नहीं करना। कंसिलिएशन ऑफिसर सबसे पहले आएगा 14 दिन, उसके बाद बोर्ड रिपोर्ट, उसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। इस तरीके से याद करना है। अब जो अवार्ड दिएगा लेबर कोर्ट या ट्राइब्यूनल, ये इन्फोर्सिएबल होगा जैसे ही ये लागू मतलब पब्लिश होता है, उसके 30 दिन के बाद। इन्फोर्सिएबल आफ्टर 30 डेज ऑफ पब्लिकेशन। क्लियर है। अब आते हैं थोड़ा कुछ और चीजों के बारे में समझेंगे। स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, वर्कमैन मस्ट गिव 6 वर्स। पब्लिक यूटिलिटी में से चीनी की फैक्ट्री में अगर काम कर रहा है, पब्लिक यूटिलिटी है, सरकार ने इस सब पे बैन लगा दिया है कि आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को बंद नहीं कर सकते हो। पता चले दूध बच्चे पीते हैं तो दूध नहीं मिलेगा बच्चों को, तो मर जाएंगे, है कि नहीं है। तो अब ऐसा नहीं है कि दूध बनाने वाली फैक्ट्री में आप हड़ताल पे चले जाएंगे, उसके लिए 6 वीक का नोटिस देना है आपको। और कैनॉट स्ट्राइक विद इन 40 डेज ऑफ गिविंग नोटिस, और उसके नोटिस देने के 14 दिन के अंदर में आप नहीं हड़ताल पे जा सकते। कैनॉट स्ट्राइक ड्यूरिंग कंसिलिएशन, कंसिलिएशन स्टार्ट हो गया प्लस 7 डेज आफ्टर तो नहीं जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयर कैनॉट डिक्लेयर ए लॉकआउट विदाउट सिमिलर रिस्ट्रिक्शन। लॉकआउट भी आप इन सब बातों का ध्यान रख के करोगे। 6 वीक पहले नोटिस दोगे, 14 डेज का एडवांस नोटिस दोगे। कैनॉट स्ट्राइक ड्यूरिंग कंसिलिएशन, है ना, ये याद रखिएगा। ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट, समझिए इस चीज को। ले ऑफ मैंने पहले ही ऊपर डेफिनेशन दिया हुआ है, ले ऑफ का मतलब क्या होगा। अभी तो बहुत न्यूज में भी चल रहा है, टाटा TCS और ये इन्फोसिस, इन सब में कहानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। तो चैप्टर VA इंडस्ट्रीज विथ 50 to 99 वर्कर्स, ये कहता है 50 से 99 वर्कर हैं तो इनका ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट होगा। कैसे, ये यहाँ पे बताया गया है। यानी 5 चैप्टर है, 5th चैप्टर। ठीक है ना। अब इसमें 5th B में देखोगे, इंडस्ट्री विथ 100+ वर्कर, मोर स्ट्रिक्ट कंडीशंस। ले ऑफ कंपेंसेशन, अगर आप ले ऑफ करते हो, किसी को हटा रहे हो, तो कैसे करोगे आप। वर्कमैन विथ 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस, अगर 1 साल उसने काम किया तो 50% बेसिक वेज देना है प्लस DA फॉर ले ऑफ पीरियड। जितने दिन वो बेकार बैठेगा उतने दिन 50% आपको देना होगा। अब ये ले ऑफ का मतलब शायद आप भूल गए होंगे अभी पढ़ते पढ़ते, तो एक बार मैं रिवीजन करा दूं। मशीन खराब हो गया, याद करो। नेचुरल कैलेमिटी आ गया, कोल खत्म हो गया, पावर नहीं आ रहा है वहां पे, मटेरियल रॉ मटेरियल खत्म हो गया, तो वहां पे काम चलेगा ही नहीं, उस केस में ले ऑफ किया जाता है। ठीक है। रिट्रेंचमेंट मतलब होता है छंटाई। तो 50% आपको सैलरी देगी, पूरा से तो बच जाएगा। नाउ इंटाइटल्ड इफ रिफ्यूजेज अल्टरनेटिव वर्क, एब्सेंट एट मास्टर रोल में आप नहीं हो तब। अच्छा, ये कब नहीं देगा, ऊपर ही नियम बनाया गया था कि मास्टर रोल में आपका नाम होना चाहिए। अब आपको स्ट्राइक और गो स्लो बाय फेलो वर्कर की वजह से ले ऑफ किया गया है तो आपको नहीं मिलेगा, ये क्लॉज है। अब आते हैं रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट सेक्शन 25F को कहता है। अब ये F नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 याद रखना आप। 1 मंथ नोटिस और वेज इन लीव, 1 मंथ का नोटिस दिया जाएगा आपको। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन इज इक्वल टू 15 डेज एवरेज वेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब समझिएगा इसको, इसमें आगे अनफेयर लेबर प्रैक्टिस बहुत बार पूछा गया है, लेकिन इसमें समझिए रिट्रेंचमेंट 25 में है। 1 मंथ नोटिस, और आपको या तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उसमें लिखा रहता है कि 1 मंथ पहले आपको हटाने से पहले बता देंगे आपको।
रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन 50 डेज का एवरेज वेज जो है वो कंप्लीटेड ईयर में देना है आपको, नोटिस टू गवर्नमेंट को भी नोटिस भेजना है। ये क्लोजर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, सपोज दैट कोई कंपनी चल रही थी वो बंद होने वाली है, बंद हो रही है, तो 60 डेज प्रायर नोटिस उसको दिया जाता है। अगर 100+ वर्कर हैं, ये भी 25 एंड 25O में है। कॉम्पेंसेशन एज इन रिटायरमेंट, क्या करोगे आप, रिटायरमेंट का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, सॉरी रिट्रेंचमेंट का, रिटायरमेंट का नहीं। कुछ चीजें और हैं लाइक अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज इंट्रोड्यूस्ड इन 1982, चैप्टर VC यानी शेड्यूल 5 है, चैप्टर भी 5 है। अनफेयर प्रैक्टिसेज बाय एम्प्लॉयर्स एंड यूनियंस लाइक विक्टिमाइजेशन, कोअर्सन, जबरदस्ती, इलीगल स्ट्राइक, लॉकआउट। जैसे वो स्ट्राइक फालतू का है, स्ट्राइक ऐसे ही 4 लोग मनमाने तरीके से कर रहे हैं, तो वो इलीगल स्ट्राइक में आएगा। उसके अपने डिफिनीशंस हैं। इलीगल स्ट्राइक को ऐसे नहीं, छोटी चीज़ नहीं है कि आपको अचानक से डिस्कस कर दिया जाएगा। सेक्शन 5 क्या है, एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, ऊपर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को एक बार और अगर आप लोग कहोगे तो हम लोग इसको बढ़िया से पढ़ाएंगे। कई सारे इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं एक्चुअली जो इतनी जल्दी से याद नहीं होगा। ये आपका एडवांस लेवल वाले चैप्टर में हम लोग करेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बहुत होता है, इसलिए आपके लिए जरूरी है। कॉम्पेंसेशन होगा, रिट्रेंचमेंट होगा। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस 1982 में चैप्टर VC में है। ये विक्टिमाइजेशन, कोर्सन इनकी बात करता है। क्विक एग्जाम पॉइंटर्स में ईयर 1947 में ये लाया गया था। सेटलमेंट मशीनरी था, वर्क कमेटी, कंसिलिएशन बोर्ड, यही सारा चीज़ आगे बढ़ेगा। पहले वर्क कमेटी देखेगा, फिर नहीं हुआ तो कंसिलिएशन एंड देन बोर्ड, फिर कोर्ट, ट्राइब्यूनल एंड नेशनल ट्राइब्यूनल। जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं नेशनल ट्राइब्यूनल देखता है लेबर कोर्ट के बाद। नोटिस ऑफ स्ट्राइक 6 वीक होना चाहिए। पब्लिक यूटिलिटी, ले ऑफ कॉम्पेंसेशन 50% ऑफ वेजेस, सेक्शन 25C। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन 15 डेज पर ईयर मिलना चाहिए आपको। क्लोजर नोटिस 60 डेज, सेक्शन 25 FFA 25O। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस प्रोहिबिटेड 1982 अमेंडमेंट, ठीक है ना। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को बंद कर दिया गया 1982 में अमेंड करके। तो ये इसका अगर एडवांस लेवल चाहिए जल्द तो जल्दी बताइएगा, क्योंकि इसमें डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि आखिर ये और कैसे काम करता है। क्योंकि इसमें तो वो चीज़ें हमने बताई हैं जो सिर्फ एग्जाम पॉइंट, आपका एग्जाम का काम इससे निकल जाएगा, लेकिन समझना भी कभी कभी बहुत इंटरेस्ट से ज़रूरी होता है। तो बताइएगा। थैंक यू सो मच।